हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स पे। मैं जानता हूं जितने बच्चे क्लास 10th में इस साल है, उन्हें दो दो बोर्ड एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। पहले एग्जामिनेशन होने वाली है अभी फिलहाल मंथ ऑफ दिसंबर में, और वापस से बोर्ड एग्जामिनेशन होगी आपकी, वो होगी मंथ ऑफ मार्च में। लेकिन ये जो पहली बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि आपको इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। यहां पर आपको केवल और केवल राइट आंसर्स के सर्कल को प्रॉपरली डार्क करना होगा। लेकिन इस बार केवल सर्कल डार्क नहीं करना होगा, सर्कल डार्क करने के अलावा भी कुछ और प्रोसीजर्स आपको करना होंगे। तो आज अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप शायद उन तमाम गलतियों से बच जाओगे जो बाकी सारे बच्चे गलतियां करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले 3 मुद्दों पे। पहला, ओएमआर में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, 2020 के जो पार्ट्स है, यानी हमारे जो 3 सेट है ए बी सी, उनके क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करें। और तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चेंज ओवर सीबीएसई ने करा है कि जो 20 मिनट्स रीडिंग टाइम है, उसमें आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे स्कोर कार्ड पर जबरदस्त फायदा हमें मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। वेल, जिस इंसान से मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर बनते देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट है तो आप उनका 24 मिनट का एक वीडियो आज ही देखें। देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट ही सफिशिएंट है, अभी इसी वक्त। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए बच्चों, ओएमआर शीट आपके हाथ में आते से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी होगी, उसे फटाफट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो ओएमआर आपको मिली है, उस ओएमआर में सभी कुछ ढंग से है या नहीं, उस ओएमआर में कोई फोल्डिंग तो नहीं है, उस ओएमआर में कोई ओवरराइटिंग तो नहीं है, ओएमआर फ्रेश है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि आपके पास ओएमआर बदलने की कोई चॉइस नहीं होगी। आपकी ओएमआर केवल आपके लिए ही सीबीएसई भेजेगी। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि ओएमआर जो अपने हाथ में आई है वो प्रॉपरली है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास 10 मैथमेटिक्स में दो अलग अलग बातें हैं। एक, क्या आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, और दूसरा, क्या आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। तो याद रखिए, बेसिक मैथमेटिक्स का कोड 241 आपको याद रखना है, और अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपको 041 याद रखना है। आपके ओएमआर शीट पर ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड छपा होगा। आपने अपने स्कूलों में जब एलओसी साइन करी होगी तो उस समय आपने ये कंफर्मेशन दिया होगा कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं। अगर आपने परफेक्ट टाइमिंग पर वो अप्रूवल दिया था तो आपको याद भी होना चाहिए, डेफिनेटली आपने तैयारी भी उस हिसाब से करी होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में जो ओएमआर आई है उस पर कोड अलग लिखा हो और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के कोड वाले पेपर के आंसर की अलग होगी, पेपर भी अलग होगा, और फिर डेफिनेटली आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है आपको, अरे इस ओएमआर को आपको डार्क करना है। जहां तक अब तक की जो न्यूज है सीबीएसई की तरफ से, सीबीएसई आपको कोई भी पेन प्रोवाइड करने वाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी तरफ से ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाना है। इस बात को आप प्लीज नोट करिए, जेल पेन या इंक पेन आपको लेकर नहीं जाना है। आप पेंसिल ले जा सकते हैं अगर कुछ रफ वर्क आपको करना हो तो, क्योंकि ओएमआर पे पेंसिल का यूज ही नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर बार बार क्यों बोल रहा हूँ बॉल पेन का यूज क्यों करना है। बॉल पेन के कारण क्या होता है कि ओएमआर मशीन पे या मैनुअली भी बात करें तो उसकी जो रीडिंग होती है वो प्रॉपर होती है। जेल पेन या इंक पेन ओएमआर शीट को खराब कर सकते हैं, वो ओवरलैप कर सकते हैं, इंक फैल सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए केवल बॉल पेन लें, क्योंकि मामला यहाँ भविष्य का है, आपके भविष्य का है। छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई, इसको शायद आपने अच्छे से कॉपी में नोट किया होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे कि आखिर ओएमआर शीट में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। लेट अस कम टू द पॉइंट।
Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. स्टूडेंट्स, ओएमआर शीट जो आपके हाथ में आने वाली है, ये अब तक की पहली ऐसी ओएमआर शीट है जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से जारी करी है और यह सबसे अलग ओएमआर है। इस ओएमआर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल बात कि इस ओएमआर पर आपका रोल नंबर डिजिट्स में, वर्ड्स में ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। डे और डेट जिस दिन आपका पेपर है वो भी प्रिंटेड ही आएगी। सेंटर का नाम और कोड लिखा होगा। आपका सब्जेक्ट कोड, जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर इंग्लिश कोड दिख रहा है आपको, वैसे आपका मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स है तो 241 होगा और अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो 041 कोड होगा। तो कोड चेक कर लीजिए। देन आपका नाम कैपिटल लेटर में पूरी तरह से लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा और आप जिस स्कूल को बिलोंग करते हो वो स्कूल का कोड और स्कूल लिखा होगा। ये बातें सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी हुई है वो सही है या नहीं। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आने वाले पार्ट में आपको एक सेंटेंस यहाँ पर अप्रूवल के लिए लिख के देना है। जानते हो वो क्या? आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में राइट करेक्ट ऑप्शन के बाद देखिए यहाँ पर आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये जो सेंटेंस यहाँ प्रिंट हुआ है ये आपको अपने रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है। आपकी जो नॉर्मल हैंडराइटिंग है इसमें आपको यही का यही सेंटेंस कॉपी करना है। क्या? आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसका मतलब क्या? अगर आपने यहाँ डिक्लेरेशन दे दिया और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी गलती हो तो फिर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब सही है, तो फिर ऐसे में मान लीजिए मार्कशीट पर जो छप के आएगा वो गलत आएगा और फिर उसके करेक्शन के लिए आप भटकते रहिए, फॉर्म्स भरते रहिए, बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या है कि आप ये चेक कर ले कि आपने जो डिटेल्स दिए हुए वो ठीक से दिए हुए या नहीं। अब आते हैं मुद्दे पर। इस बार ओएमआर शीट में आपको क्वेश्चन नंबर के आगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिखेंगे जैसे नॉर्मली होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा 2 और ऑप्शन यहाँ पर है। एक आपके पास बॉक्स दिया हुआ है और उसके बाद भी एक सर्कल दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर है बेसिकली वो स्क्वायर बॉक्स में है और लास्ट में सर्कल में भी नंबर 1 लिखा हुआ है। अब इनका क्या यूटिलाइजेशन है, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर आया मान लीजिए बी, तो बी वाले सर्कल को आपने डार्क कर लिया, तो सर्कल को डार्क करने से आपका आंसर अटेम्प्ट है ऐसा माना नहीं जाएगा। आपको बॉक्स में वो ऑप्शन बी फिर से लिखना होगा। बॉक्स में अगर आपने आंसर कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा, केवल सर्कल को डार्क कर दिया, तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट माना ही नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब तक आपने जितनी ओएमआर की प्रैक्टिस करी होगी, आपके स्कूलों में करवाई होगी या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपने देखा होगा, वहां पर केवल आपको सर्कल को डार्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सर्कल को डार्क करने के साथ साथ आपको कैपिटल लेटर में उस आंसर को भी लिखना है। और इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए अगर आपने ऑप्शन बी पे मार्क कर दिया एंड देन यू रियलाइज कि अरे इसका आंसर तो बी हो नहीं सकता है, ये तो बहुत क्लोज था, इसका आंसर तो सी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बी ऑप्शन आपने गलत मार्क कर दिया। तो आप जो पहले करते थे स्कूलों में, आप उस बी को ऐसा काट देते थे, नहीं, वो डार्कन सर्कल को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। आपको बॉक्स में सही ऑप्शन जो आपको लग रहा था सी या डी वो लिख देना है।
जैसे आप बॉक्स में जो भी अल्फाबेट लिखते हैं तो उस समय जो सर्कल डार्क किया हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो अल्फाबेट ही देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस होती है, दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो जो भी आपने टिक करा है वही आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपने जो टिक लगाया, जो सर्कल डार्क करा है वो आपको गलत लगता है, तो फिर आपको नई जो चॉइस है, जो सी आपको सही लगता है या डी आपको लगता है वो लिखना है। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर हमने सर्कल बी को डार्क कर दिया और वहां पर बी लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे में अगर मुझे बाद में करेक्शन करना हो और मुझे लगता है डी ऑप्शन सही है, तो क्या आपको व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं है। आप ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है फिर आपको? आपको यह करना है कि जब आप सर्कल को डार्क करें तो ठीक उसी समय आप पेंसिल से, है ना, पेंसिल से ऑप्शन बी लिख दीजिए। जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप चेक कर लीजिए कि मुझे अगर कुछ चेंज करना था तो आप उसको इरेज करके नया ऑप्शन लिख दीजिए। अगर नहीं चेंज करना है, बी ही सही है और मैंने बी अल्फाबेट लिख रखा है पेंसिल से, तो उसको फिर अपने बॉल पेन से डार्क कैपिटल भी कर देना। ये मैं आपको केवल एक सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन टिक लगाने के बाद में सीधे ही ऑप्शन बी लिख दिया और देन यू वांट टू चेंज इट, तो आपको अलाउड ही नहीं है। आप उसमें व्हाइटनर लगा नहीं सकते, ओवरराइट कर नहीं सकते, तो फिर आपका वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन माना जाएगा और इसमें आपका नुकसान होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको तो अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, सेक्शन वाइज आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसका मतलब आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो सीबीएसई ने जो आखिरी में सर्कल दिया है, हर क्वेश्चन नंबर को सर्कल में भी लिखा है, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, जिसमें आपने ना सर्कल डार्क किया है ना बॉक्स भरा है, तो आपको वो सर्कल डार्क करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है ना और फिर हमें लगा कि हमें इसे रिजेक्ट करना है, तो क्या हम उस समय वो अनअटेम्प्ट का सर्कल डार्क कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। अगर आपने बॉक्स भर दिया है और आपने सर्कल भी डार्क कर दिया है और आप उसका अनअटेम्प्ट में भी डार्क कर रहे हो, तो ये मान्य नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना, तो उस समय उसके ओवल को आप भले पेंसिल से डार्क कर दीजिए फॉर अ मोमेंट, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बाद में मुझे टाइम मिला और मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आया और जो मैं छोड़ना चाहता था वो मुझे करना है, दैट इज उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और वो जो आपने सर्कल डार्क किया था अनअटेम्प्ट के लिए उसको इरेज कर सकते हो, है ना। तो बेस्ट आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन के सर्कल को डार्क मत करिए जब तक कि आप फाइनल चॉइसेस नहीं कर लेते। जब क्वेश्चंस बच जाएंगे कि ये आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे, तो फिर आखिरी में उस फाइनल सर्कल को डार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट चॉइस में रखे। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पर ये ओएमआर को फिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटका, आपने सर्कल को डार्क कर दिया और लिखा नहीं। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए आपने सर्कल डार्क नहीं करा और आपने कैपिटल लेटर में बॉक्स में लिख दिया, तो भी आपका क्वेश्चन चेक होगा, वो माना जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या कि सर्कल डार्क करने से शायद ज्यादा जरूरी है बॉक्स में अल्फाबेट लिखना। फिर भी मैं कहूंगा कि बॉक्स में अल्फाबेट अगर आपने लिखा है, सर्कल डार्क नहीं करा है, तो ऐसा मत करिए, सर्कल भी प्रॉपर डार्क कर दीजिए जो ऑप्शन आपने बॉक्स में लिखा है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा आपको कि बॉक्स में कैपिटल लेटर में लिखना ही बहुत जरूरी है, उसी को चेक किया जाएगा, डार्कन सर्कल्स को नहीं देखा जाएगा। और अनअटेम्प्ट करे हुए क्वेश्चंस के लास्ट सर्कल को आपको हमेशा जो हैशटैग में दिया हुआ है उसको डार्क करना है, जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं करा। तो ओएमआर में ये बातें अगर आपने ध्यान से देखी, इसके लिए सही तरीका ये है कि अगर आपके पास इसकी कॉपी अवेलेबल हो, आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, आपके पास काफी समय है अभी। आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो यही ओएमआर आप भर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वहां पर जाकर आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो ये तो बात थी ओएमआर शीट की। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देखेंगे आपको कि जब आपने यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिख दिया है तो आपको लास्ट में कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड आपको आपकी सिग्नेचर करनी है।
और ये वही सिग्नेचर होगी एग्जैक्टली जो आपने एलओसी के टाइम पे पेपर्स पे साइन करी होगी, है ना। अपने साइन को बदलना नहीं है, अपने सिग्नेचर को कंफर्म कर ले, प्रैक्टिस कर ले और वो यहाँ पर साइन करे। उसके बाद आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है, टोटल करेक्ट आंसर्स आपको नहीं भरना है, कुछ भी नहीं है। सब बात की बातें जो चेकिंग होगी इसकी, वो लोग इसको भरेंगे, इसीलिए ये सब इसके बाद की जो बातें वो आपके यूज की नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 बातों का ध्यान करना है। पहला, अपने डिटेल्स चेक करना है। दूसरा, आंसर टिक लगाते समय ध्यान रखना है कौन से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कौन से नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रॉपर सर्कल को डार्क करना है, बॉक्स में लिखना है। और तीसरा, आखिरी में सेंटेंस लिखने के बाद सिग्नेचर कर दीजिए, तो आपकी ओएमआर फिलिंग हो गई कंप्लीट। और टीचर को हैंडओवर करने के पहले टीचर को भी एक बार बोले कि सर आप चेक कर लीजिए मैंने सब ढंग से लिखा या नहीं, एंड देन यू हैंड ओवर इट। सिंपली सबमिट नहीं करना है, हमको एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज मेरा एक बार ओएमआर देख लीजिए, मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया है। क्योंकि टीचर जो इस पे सिग्नेचर कर रहे हैं कंफर्मेशन देने के लिए कि हाँ मैं इस समय ड्यूटी पे था, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ओएमआर को ढंग से एक बार देख लें, ठीक है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट 3 सेक्शंस को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। आपको तो पता है ये सीबीएसई ने आपके क्वेश्चन पेपर को ए, बी और सी 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। जहां सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है। चॉइसेस ये कहती है कि सेक्शन ए कंटेन 20 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी में से भी आपको 16 अटेम्प्ट करने। और सेक्शन सी बेसिकली 2 केस स्टडीज है। 2 केस स्टडी मतलब हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 में से अगर आप 4 अटेम्प्ट करते तो वो 4 और 4 टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 16 + 16 32, 32 + 8 टोटल मार्क 40। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इनमें कॉम्पिटेंसी का डिफरेंस है। मतलब ये कि जहां सेक्शन ए के क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, वहीं सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड और थोड़े से डाइसी सॉर्ट ऑफ होंगे। मतलब कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा, मतलब हॉट्स जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है मालूम है, सेक्शन ए के जब आपके 10 क्वेश्चंस हो जाए तो आप सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन जरूर करिए। समझ में आ रहा है आपको? ताकि जो टाइम मैनेजमेंट है इस पर आप वर्क कर सको। सेक्शन सी जहां पर बिल्कुल केस स्टडी है, तो केस स्टडी आपको पूरी पढ़ना पड़ेगी, फिर आप उसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। इसलिए केस स्टडी तब तक अटेम्प्ट नहीं करें जब तक कि आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी से रिक्वायर्ड 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करें, ठीक है। प्लानिंग करके चलिए, आपको भरपूर समय दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप उस टाइम पर अगर थोड़े भी कंफ्यूज हुए, ध्यान नहीं दिया, तो आप उस 90 मिनट्स को खराब कर बैठोगे एंड देन यू विल रिग्रेट कि ये मेरे से क्यों गलती हो गई, मैं तो अच्छा तैयारी करके गया था, लाइक दैट। तो 16 के जो पार्ट है, पहले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 20 हो जाएंगे। अब फिर दोनों में 6 अटेम्प्ट करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। अब केस स्टडी की अगर हम बात करें तो 2 केस स्टडी है। अच्छा, 2 केस स्टडी मतलब आपके पास 10 क्वेश्चन है, आपको इस 10 में से कोई 8 करने, है ना। इसका मतलब क्या कि अगर आपने केस स्टडी 1 उठा लिया और उसके पूरे 5 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी केस स्टडी में से 3 ही अटेम्प्ट करिए, हो गए आपके 8, है ना। अच्छी चॉइस। क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए केस स्टडी हमेशा एक अगर आसान है तो दूसरी हो सकता है डिफिकल्ट हो, उसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं जम रहे हो, तो केस स्टडी पढ़कर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी केस स्टडी मेरे लिए बहुत अच्छी है, जिनके आंसर्स मेरे क्विकली आ रहे हैं, तो उसके पूरे 5 क्वेश्चंस कर दो और दूसरी केस स्टडी के केवल 3 कर दो, या बेस्ट दोनों के 4-4 अटेम्प्ट करो, ऐसे 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये जो टोटल 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये तभी अच्छे से अटेम्प्ट करे जा सकेंगे जब आप अपनी रिहर्सल के दौरान, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करें, टाइम को ध्यान में रख के करें कि मैं जब 10-10 सॉल्व करता हूं, फिर मैं 6-6 सॉल्व करता हूं, तो टोटल 32 करने में मुझे कितना समय लग रहा है। मैं तो आपको एक बेस्ट प्लान बताना चाहता हूं। 90 मिनट्स के टेस्ट को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। जो फर्स्ट 30 मिनट्स है उसमें आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, दोनों सेक्शन मिला के अगर मैं इसे कहूं तो। क्यों 15? कम से कम पासिंग मार्क्स हो गए पहले आधे घंटे में, 15 क्रॉसिंग हो गया, 14 पासिंग मार्क्स है। अगले 30 मिनट्स में आपको और क्वेश्चन सॉल्व करके 30 मार्क्स को पार करना है, ठीक है। और लास्ट के 30 मिनट्स में जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको लगते हैं लाइक दैट, उनको पार करना है, तो आप 40 के स्कोर तक पहुंच जाओगे।
ठीक है, तो 30 30 30 3 सेक्शन कर लिए। पहले 30 में 15 मार्क्स तक करा, अगले 30 मिनट्स में आपको 30 मार्क्स को क्रॉस करना है और बचे हुए क्वेश्चन लास्ट 30 मिनट्स में करने हैं। अगर ये आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपकी पहली बार एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया कि 3 सेक्शंस को किस तरह अटेम्प्ट करें। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बिगेस्ट चेंज व्हाट सीबीएसई हैज टेकन दिस टाइम, कि आपको एडिशनल 20 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया है। मैं जानता हूं पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई ने रीडिंग टाइम को 15 मिनट्स रखा था, पर वो 15 मिनट्स बेसिकली थे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए? उसका कारण ये है कि आपको जो 30 क्वेश्चंस करते थे आप डिस्क्रिप्टिव में, उससे ज्यादा यानी 50 क्वेश्चंस आ रहे। 50 क्वेश्चन को पढ़ने में तो समय लगेगा, है ना? तो यहाँ पर इस 20 मिनट्स आपको करना क्या है? आप क्वेश्चन पेपर पे कोई मार्क तो लगा नहीं सकते, आंसर सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप फटाफट क्या करिए, पहले 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस को क्विकली रीड कर लीजिए, देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से चैप्टर के आए हैं। अब आपके पास आपके 5 पक्के चैप्टर होंगे, यानी ऐसे चैप्टर जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है। तो क्या करना है पता है आपको? अब आपको वो 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं। आप चाहे तो डॉट लगा सकते हैं पेपर पे, या सीधे कहूँ एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं क्विकली कर सकता हूँ, ताकि जो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको गोल दिया है सेट ये कि 14 क्वेश्चंस तो करने ही, 15 क्वेश्चंस तो करने ही है, आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 20 मिनट्स की स्ट्रेटेजी मैं आपको केवल यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए पहले 10 मिनट में और 5 मिनट में इनफैक्ट, और बाकी 15 मिनट में वो 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए जिनके आंसर्स आप क्विकली ला सकते हो, है ना? तो इस तरह क्या होगा कि जैसे आपका पेपर शुरू होगा, तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स का आपका टारगेट आपको मिला है कि आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। स्टूडेंट्स कई बार ये गलतियां करते हैं कि 20 मिनट्स के रीडिंग टाइम में जो नया क्वेश्चन आया है, जो आज तक नहीं सॉल्व करा है, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कैसे हॉट क्वेश्चन दे दिया। उस क्वेश्चन के पीछे चिंता करोगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस के बारे में पूरी तरह से भूल जाओगे। फिर वो 90 मिनट्स आपके शुरू से ही खराब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे और आपके आंसर्स आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लीज आप उस 20 मिनट्स में उन क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यू शुड नो योरसेल्फ कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते। इतना अगर आप खुद को जानते हो तो आप इस 20 मिनट्स का बेस्ट यूज कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली टर्म वन एग्जामिनेशन है, मैं तो कहूंगा ये किसी जंग से, किसी युद्ध से कम नहीं है। और युद्ध अगर आपको जीतना है तो 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी पावर क्या। दूसरा, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपकी स्किल्स क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या। तो जितने आपने पढ़ाई करी है वो तो डेफिनेटली आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन उस 90 मिनट्स में इन 40 क्वेश्चंस को करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दुनिया में कई लोगों के पास पावर होती है पर स्किल्स नहीं होती है, किसी के पास स्किल्स होती है पर पावर नहीं होती। तो आपको दोनों बातें अपने साथ लेके चलनी है बच्चों। आप एक तरह से सीबीएसई की उस एग्जामिनेशन में अपना वर्चस्व बनाने वाले हैं जो पहली बार 10th क्लास की बैच 2 पार्ट में देने वाली है, पहला एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा डिस्क्रिप्टिव, है ना? तो इसी के साथ मैं अपना ये बात खत्म कर रहा हूं। देखिए बच्चों, याद रखिए जो बातें आपको यहाँ बताई गई है वो बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके बताई गई है। आप इन बातों को नोट करिए, यूटिलाइज करिए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। थैंक यू वेरी मच।